अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा और तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। और आज के इस सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। 2024 के सीटेट की तैयारी के लिए हमने जो सीरीज़ शुरू की है उसमें आज हम सीडीबी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले सितंबर 2014 में पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे कि कौन कौन से सवालों पे, जिन सवालों पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं इंशाल्लाह, और हम भी अपने तौर पे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सीडीपी का सेशन है। आप तमाम से गुजारिश है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं, तो आप नोट पैड भी आपके साथ रखें, ज़रूरी रिकॉर्ड को आप ज़रूर लिखते रहें। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। ठीक है, वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे अपने आँख, कान और हाथ के ज़रिए सीखते हैं? कोई बता सकता है? आंसर बहुत आसान है। ऑप्शन सी। और कोई है? जी, यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं और आप खुद सोच सकते हैं। आइज़ का जिक्र हो रहा है, ईयर का जिक्र हो रहा है और हैंड्स का जिक्र हो रहा है। दीज आर द सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऐसी स्टेज जहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस के ज़रिए सीखता है। दैट स्टेज इज़ कॉल्ड एज सेंसरी मोटर स्टेज। ये देखे हुए हमने डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस में। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है और ये कई मरतबा पूछा हुआ है। आगे बढ़ें। जी सर। चलिए। Ria does not agree with Rishabh about setting up a class picnic. She thinks that the rules can be revised to suit the majority. This kind of peer disagreement, according to the Paget, refers to. रिया नाम की एक लड़की है, वो एग्री नहीं करती है ऋषभ की बात से। किस चीज़ की बात से एग्री नहीं करती है? सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज टू द सूट द मेजोरिटी। हम रूल्स रिवाइज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी। ठीक है, वो कह रही है कि एडजस्टमेंट की बात कर रही है। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट, वो इख्तलाफ रख रही है ऋषभ से। तो ये किस तरह का एग्रीमेंट है और पैजेट की किस चीज़ को रेफर्स करता है? ऑप्शन ए हेटेरोनॉमस नॉर्मेलिटी, ऑप्शन बी है कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सी है रिएक्शन, ऑप्शन डी है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमने पेजे के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ जहाँ पर बच्चे सही और गलत की तफहीम करते हैं या डिसएग्री करते हैं या समाज में रहने के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस का रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है और ना ही हेटेरोनॉमस नॉर्मेलिटी है। उसका सही आंसर मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या थी वो? किसी को याद है? मैथमेटिकल। जी, स्टर्नबर्ग ने अपनी साइबादी नज़रिया, उर्दू में उसे कहते हैं जहानत का, को कौन सा ट्रायर्किक थ्योरी उसने पेश किया था, जिसमें झैल में दिए गए में से कौन सा है फॉर्म? ऑप्शन ए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस और डी है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर आपने स्टर्नबर्ग की थ्योरी अगर पढ़ी है, ट्रायर्किक थ्योरी, तो आपको पता चलेगा कि स्टर्नबर्ग ने 3 चीज़ें आपको पेश किया था जिसे हम शायद याद रख सकते हैं PCA से। ठीक है, P कहते हैं प्रैक्टिकल और C है क्रिएटिव
और ए है एनालिटिकल। ठीक है, PCA स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी पेश किया था इंटेलिजेंस के, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, करेक्टिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को और एक नाम है आपके लिए, कॉन्टेक्सचुअल कहते हैं उसे, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आपके सामने है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीनों में शुमार होता है, स्टर्नबर्ग ने जो 3 इंटेलिजेंस पेश किया था उसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं है। तो आप याद रखिए कि स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है उसने इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी पेश की थी, जिसमें उसमें 3 इंटेलिजेंस पेश किए थे, जिसमें पहला था P यानी प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्सचुअल भी कहते हैं, और C क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और A है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए इसी तरह कोई भी साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, उसके स्टेजेस के बारे में, स्टेप्स के बारे में सवाल आते हैं, तो लर्निंग थ्योरीज जो है आपके पास बुक में दी हुई, आप उन थ्योरीज को ज़रूर पढ़ें, उनका एक मैप बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं और उसको याद रखें स्टेजेस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू। आप देखिए यहाँ पर सवालात को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, जवाब भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू, ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, बी स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, सी नो अंडरस्टैंड एंड राइट, डी मास्टर्स द रूल ऑफ ग्रामर। बता सकते कोई आंसर? हाँ नाम बताइए फास्ट, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बताइए। सर ए। जी, और कोई है? मिसबा, तस्नीम मैडम, सानिया? जी सर, मैं तस्नीम हूँ, ए बोली। ओके, मिसबा मैडम, अक़दस? चलिए सही जवाब आपने दिए हैं। अगर बाकी लोग अगर इस चीज़ पर तवज्जो देते, फोनोलॉजिकल, फ़ोन कहते हैं साउंड को, ठीक है, फोनोलॉजिकल हम किस चीज़ को कहते हैं? साउंड को कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको नज़र आएगा, रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर उसका सही है। स्पीक फ्लुएंटली यहाँ पर उसका आंसर नहीं है, नो अंडरस्टैंड एंड राइटिंग भी नहीं है, मास्टर द रूल ऑफ ग्रामर, इट इज़ नॉट आंसर। ओके, समझ में आ गया? जी सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम। इस तरह के सवाल आपको आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जेंडर बायसनेस के ऊपर, स्टीरियोटाइप पर भी आते हैं सवाल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम, ए है डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, बी है मे लीड टू द डिसमिनाइज्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, सी है मे लीड टू द इन्हांस एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स, डी है इज डन मोर बाय द मेल टीचर्स दैन देयर फीमेल काउंटर्स। ऐसा कोई बात नहीं है डी में जो कहा जा रहा है कि इज डन मोर बाय द मेल टीचर्स, मेल टीचर ज़्यादा करते हैं फीमेल के बनिस्बत। मे लीड टू द इन्हांस एफर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है कि मेल स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ए और बी में देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेंट की वजह से क्या हो सकता है। ए है डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, अगर मर्द जन का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है तो क्या वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता? करेगा ना। तो ए यहाँ पर, ए भी आंसर उसका गलत होगा। सही आंसर है बी, मे लीड टू डिमिनाइज्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये बल्कि ये स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को नुकसान पहुँचाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर सही है। जी सर। याद रखें कि ये जो पेपर एक्सप्लेन किया जा रहा है वो सितंबर 2014 का है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल।
लर्निंग स्टाइल की कौन सी एग्जाम्पल हैं, बताइए। ऑप्शन ए विजुअल, बी एक्रुअल, सी फैक्चुअल, डी एक्चुअल। बोलिए। देखिए, लर्निंग स्टाइल के बारे में जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो आप याद रखिए कि लर्निंग स्टाइल आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 विजुअल, नंबर 2 ऑरल, AURAL ऑरल, और थर्ड होता है कैनेस्थेटिक। आप याद रखिए कि लर्निंग स्टाइल्स 3 तरह के होते हैं। विजुअल यानी देखना, बसीरत के ज़रिए इल्म हासिल करना। ऑरल बना है ऑडियो से, सुनकर, समात के ज़रिए। और तीसरा जो कैनेस्थेटिक है, उसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको करने के बाद, प्रैक्टिकली का कोई चीज़ सीखने के बाद उनको ये चीज़ें याद होती हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं लर्निंग स्टाइल के नाम से जानी जाती है, और तीनों के लिए आमतौर पर तज्जिया ये निकाला जाता है कि विजुअल के ज़रिए, बसीरत के ज़रिए स्टूडेंट्स कितना सीखता है। नियर अबाउट 65% स्टूडेंट अपना नॉलेज गेन करते हैं विजुअल के ज़रिए। औरल के ज़रिए यानी समात के ज़रिए यही नॉलेज आपको उर्दू के अंदर भी, अदर सब्जेक्ट के अंदर भी आपको काम आएगा। औरल यानी समात के ज़रिए लर्निंग स्टाइल के ज़रिए कितना सीखता है, तो 30% नियर अबाउट। और लास्ट वाला जो हमने देखे कैनेस्टिक लर्निंग बाय डूइंग, उसमें स्टूडेंट 5% होते हैं। समझ में आया? ये लर्निंग स्टाइल्स हैं। जी सर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, बताइए फिर। ए। ओके, ये एक्वारल भी नहीं है, फैक्चुअल भी नहीं है, टेक्चुअल भी नहीं है। सही आंसर है विजुअल। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। वो डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इट इज़ वेरी, बहुत आसान है आपके लिए। बताइए, इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करने वाले कौन हैं? डेविड वेशर हैं, अल्फ्रेड बिनेट हैं, चार्ल्स एडवर्ड स्परमैन हैं, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं? ऑप्शन डी। जी, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आपने इंटेलिजेंस टेस्ट की थ्योरी नहीं पढ़े शायद, पढ़ लीजिए इंटेलिजेंस के बारे में, आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करने वाले कौन थे। अल्फ्रेड बिनेट। ओके, अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने अपने जो एसोसिएट थे, यानी कि उनके साथ में भी और एक आदमी था, उसका नाम था साइमन। ये उनका एक एसोसिएट था, साथ में काम करने वाला आदमी था, साइमन। और अल्फ्रेड बिनेट, इन दोनों ने उस पर काम किया, और इंटेलिजेंस टेस्ट को उन्होंने फर्स्ट डेवलप किया 1904 और 1905 में। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिए। उसका नाम गालिबन थियोडोर साइमन है, इसका नाम थियोडोर साइमन। ओके, थियोडोर साइमन एंड अल्फ्रेड बिनेट ने डेवलप किया इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ए टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, then plans and adjusts the next lesson to meet students need he or she is doing। टीचर क्या कर रही है? जमा कर रही है, पढ़ रही है स्टूडेंट्स के वर्क को, और फिर प्लान कर रही है, एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट प्लान के लिए, नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए। वो क्या कर रही है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रही है, बी है असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रही है, ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग कर रही है, असेसमेंट एट लर्निंग कर रही है। तो ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, CDP में भी है। ए सर। कदर पैमाई असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रही है। ऑफ लर्निंग। जी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है कि टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट द स्टूडेंट नीड। अब यहाँ पर वो अपने पढ़ाए हुए तदरीस पर और बच्चों के किए हुए काम पर गौर कर रही है, जमा कर रही है, उसके बाद एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए, और साथ ही साथ वो तलबा की ज़रूरतों को भी जानना चाहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो असेसमेंट कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? फॉर लर्निंग कर रही हैं, तलबा की लर्निंग के लिए, फॉर लर्निंग। ये कंक्लूजन क्यों निकाल रहे हैं, किस बेस पे? टू मीट स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए वो अपना असेसमेंट कर रही है। ओके, ये तदरीसी कदर पैमाई के 4 नमूने कहा जाता है उर्दू में, तो आप ज़रूर इसको देखें घर पे जाकर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इन चीज़ों को आप घर पे फिर से देखिए। सही जवाब है उसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टीचर्स वो वर्क अंडर द स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA जिसे हम कहते हैं, उनका जो बिहेवियर है या उनका जो फीलिंग्स है वो बताने के यहाँ पर बताया जा रहा है। आर ओवर द बर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रिक्वेंट टेस्ट इन एडिशनल टू मेंटल टेस्ट है यहाँ पे, नॉट मोंडा, मेंटल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि टीचर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ऐसी बात भी नहीं है कि वो बच्चों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट दें, प्रोजेक्ट दें। किस वजह से? जस्ट इस वजह से कि वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का हिस्सा है। ऑप्शन सी है, ऑब्जर्व द स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन डेली बेसिस टू एक्सेस देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ऐसा भी बात नहीं है। ऑप्शन डी, फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर सिस्टम, ये ख़ास तौर पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट की ख़ास बात है। ऊपर कुछ ऑप्शन में भी आपको कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन एक्यूरेट आंसर उसका डी है, आंसर की के मुताबिक भी, क्योंकि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं वहाँ पर जो टीचर्स का जो काम होता है वो फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप वहाँ पर हमको नज़र आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गर्ल्स स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट कैसे का? ऑप्शन नंबर 1 है, लर्न क्वेश्चनिंग ऑन मैथमेटिक्स विल बट फेस द डिफ़िकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट। बी है, आर गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज। सी है, परफॉर्म लेस कॉम्पिटेंटली इन स्पेशल कंसेप्ट देन बॉयज फॉर देयर एज। डी है, पजेस मोर लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटीज़। गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो सकता है? डी। डी। आप ये समझते हैं कि गर्ल्स के अंदर लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, गर्ल्स के अंदर नहीं होती, बॉयज़ के अंदर नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सी है, परफॉर्म लेस कॉम्पिटेंट इन स्पेशल कंसेप्ट देन द, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें तो लड़कियों के अंदर कम सलाहियत होंगी स्पेशल थिंकिंग की, लॉजिकल थिंकिंग की, और बॉयज़ के अंदर ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। आर गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज़ ऑफ देयर एज, लड़कियां बॉयज़ की बनिस्बत मैथमेटिक्स में ज़्यादा होती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए है, लर्न क्वेश्चनिंग ऑन मैथमेटिक्स बट विल फेस डिफ़िकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन आउट देम। ये ख़ास बात है लड़कियों की, व्हेन दे आर लर्निंग मैथमेटिक्स, कि जब वो क्वेश्चनिंग करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। कब करते हैं? दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट, जब उनसे बच्चे जवाब, उसको सही आंसर लगा लड़की को, उसने जवाब दे दी, लेकिन जब टीचर पूछता है कि बताओ आप कैसा हो गया, ये आंसर सही कैसे आया, तब वहाँ पर लड़की डिफ़िकल्टी फील करती हैं। ये ए आंसर उसका सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द क्वेश्चंस। ग्रेड्स किस तरह डिफर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट, एनालिटिकल, ओपन एंडेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4 ऑप्शन है। बच्चों को जो ग्रेड दिए जाते हैं ए बी सी पासिंग में या इवैल्यूएशन के अंदर, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं किस बुनियाद पर उनको बिलोंग करते हैं, किस बुनियाद पर उनको मार्क्स दिए जाते हैं। बी। डी एक या मिनट सर। जी, बी या डी। बी। डाइवर्जेंट है, एनालिटिकल है, ओपन एंडेड है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सर बी या डी होगा, दोनों में से कोई। जी, तो ग्रेड्स डिफ़र करते हैं मार्क्स से किस बुनियाद पर, एनालिटिकल बुनियाद पर डिफ़र करते हैं। एनालिटिकल जब हम तज्जिया करते हैं उस बुनियाद पर ग्रेड मार्क्स से मुख्तलिफ होते हैं। तो उसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स, फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज़ एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपके सामने, हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आते हैं, कभी कभार वर्डिंग की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर, बताइए कौन सा ही। डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है या डिसप्रैक्सिया है। जी फास्ट बताइए, बहुत आंसर है, आसान है बहुत। मिसबा मैडम, सानिया मैडम, एनीवन प्लीज गो अहेड। सवाल में क्या कहा जा रहा है, डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग द सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चे से आप कैट कह रहे हैं तो वो बच्चा टैग लिख रहा है, ठीक है, या आप उसे कैप कह रहे हैं तो वो बच्चा टैग लिख रहा है। तो ये रिकॉलिंग द वर्ड्स हैं जो आगे पीछे कर लेता है सीक्वेंस। ये कौन सी। जी ए। अच्छा, सही पहचाने। डिसलेक्सिया उसे हम कहते हैं जहाँ पर बच्चा लिखने के ताल्लुक से राइटिंग के अंदर गड़बड़ कर देता है सीक्वेंस के बारे में, वो सुनता कुछ और है लिखता कुछ और है। इस तरह की जो डिफिशियंसी है, इस तरह की जो बीमारी है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। बाकी चीज़ें भी आपको मालूम है। डिसकैलकुलिया है तो ये रियाजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है नंबर्स के बारे में। डिसग्राफिया है, डिसग्राफिया किस चीज़ का है, राइटिंग के लिए। जी, डिसग्राफिया के अंदर हम ये बोल सकते हैं। और डिसप्रैक्सिया जो है तो वो मोटर स्किल के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया है लैंग्वेज के बारे में कि वो सुनता कुछ और है लिखता कुछ और है। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन और एक्सक्लूसिव एजुकेशन। सबके लिए तालीम सभी स्कूलों में, ये किस चीज़ का टैग लाइन होना चाहिए। सर बी। लास्ट प्रीवियस हमारे लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे, वही इसका आंसर है। जी बोलिए, अगर आपने प्रीवियस जी पिछले वीडियो में रहे आप या पिछली क्लास में आप रहे थे तो उसका आंसर दे पाएंगे। जी बोलिए आंसर। बी सर। बी, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द राइट आंसर। बी, एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए तालीम सभी स्कूलों में। इंक्लूसिव एजुकेशन जिन्हें उर्दू में हम शमूलियाती तालीम कहते हैं, तो हमने कल पिछले वीडियो में ही देखा था, लास्ट जो इससे पहले वाले वीडियो हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने देखे थे जिसका मानी होता है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो फिज़िकली
डिसेबल्ड हों, ठीक है, चाहे वो फिज़िकली हो या थोड़ा बहुत उसको देखने में प्रॉब्लम हो, या वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखता हो, तो ये हर स्टूडेंट को ये हक़ है कि वो अपने मोहल्ले के दीगर बच्चों के साथ एक ही स्कूल में, एक ही जमात में बैठकर तालीम हासिल करें, सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कूल भी इस चीज़ के पाबंद है कि वह हर किस्म के बच्चों को एजुकेशन के लिए वेलकम करना उनके लिए ज़रूरी है। दैट टाइप ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियाती तालीम इसे उर्दू में कहते हैं। ये उर्दू CDP में भी आपको आ सकता है, ठीक है। याद रखें आप, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, फिर से हमने एक बार बता दिए कि हर किस्म के बच्चों को एक ही स्कूल में जाने की हक़ है, एक ही स्कूल में पढ़ने का बच्चों को हक़ है, बग़ैर किसी डिफ्रेंशिएशन के। ओके, समझ में आया? जी सर। सर उसका अपोजिट जो है डी होगा, तो अगर इन बी का शुमालियाती होगा तो डी को उर्दू में क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव एजुकेशन आमतौर पर ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर। जितनी भी चीज़ें हैं, आप RTE भी पढ़ेंगे या NCF भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सबको जोड़ने की बात की गई, किसी को निकालने की बात नहीं की है, ना ही डिफ्रेंशिएशन की बात की गई है। अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। फ्लुएंसी, एलाबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ। ये जो फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं वो किस से रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए गिफ्टेडनेस, बी है टैलेंट, सी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डी है एक्सेलरेशन। सर ए। अच्छा, और बाकी लोग भी बताएं आंसर, हो सकता है सही हो या गलत हो। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप नहीं जज पर कर पाएंगे अपने आप को कि मेरा आंसर सही आ रही है या नहीं। जी, क्या लगता है आपको, ये जो फ्लुएंसी है, एलाबोरेशन है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये किन चीज़ों की खसूसियात है? कि फैक्टर्स जो हैं वो किस से रिलेटेड हैं? गिफ्टेडनेस से हैं, टैलेंट से हैं, बच्चे के डाइवर्जेंट थिंकिंग से हैं, या एक्सेलरेशन से? बोलो मिसबा, अक़दस, है आप क्लास में? सानिया मैडम, चलिए, आवाज़ आ रही है सभी को, इतना बता दीजिए। जी सर, आ रही है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए आप कि ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर पेश की जा रही हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलाबोरेशन, ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज़ के हैं? क्रिएटिविटी के, ठीक है। और ये क्रिएटिविटी यहाँ पर जो जिस चीज़ से मुशाबा है, जिस चीज़ से ऑप्शन के अंदर हमको मिलता है, तो वो गिफ्टेडनेस से है। ओके, जी सर। उसका सही आंसर। क्यों है इसका आंसर? क्योंकि गिफ्टेडनेस के अंदर जो चीज़ें हैं, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है, उन्हीं चीज़ों से बढ़कर ये चीज़ है। ओरिजिनलिटी भी उसमें सर मेन है। जी, ये उसका फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे आस्क टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद, कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स अगर आपके क्लासरूम में है तो उसे किस किस्म के क्वेश्चंस करवाना चाहिए? ऑप्शन ए है रिमेंबरिंग, याद करना, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, समझना, सी क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग, ऑप्शन सी एनालिसिस। जी, गिफ्टेड स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन होते हैं, जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप उन्हें चाहिए कि आप उन्हें किस चीज़ से, क्रिएटिविटी से उन्हें रोशनास कराएं, या एक ऐसी क्रिएटिविटी उनके सामने लें, और क्रिएटिविटी को ही आपको वहाँ पर प्रोत्साहन देना है, क्रिएटिविटी को वहाँ पर आपको परवान चढ़ाना है, ठीक है।
जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Learning disabilities in mathematics can be assessed more appropriately by which of the following test? अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो आप कौन सा टेस्ट लेंगे बच्चों की कमज़ोरियों को पता लगाने के लिए? एक मिनट। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि आप मैथमेटिक्स की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए आप क्या करते हैं। बहुत आसान जवाब है इसका भी। एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? बी है सर, बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, सही जवाब है कि हम तलबा की कमज़ोरियों को पता लगाने के लिए हम तशख़ीसी जांच करते हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में देखे हैं, याद है? जी सर। तशख़ीसी जांच करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मुआलजाती तदरीस करते हैं। तशख़ीसी जांच को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, मुआलजाती तदरीस को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। समझ में आ रहा? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बाय। कंसेप्ट मैप जो हम बनाते हैं स्टडी के लिए वो किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसफरिंग द नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन द कंटेंट एरियाज। बी है फोकसिंग अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक डिटेल। सी है प्रियोरिटाइजिंग academic content of study for study increasing ability to organize information logically। जी बताइए, कंसेप्ट मैप आप भी बनाते हैं स्टडी के दौरान तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? कंसेप्ट मैप पता है आपको किसे कहते हैं? नहीं सर। देखिए, कंसेप्ट मैप एक मेथडोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए या याद रखने के लिए हम उसको मैप बनाकर याद रखते हैं। यानी कि ट्री डायग्राम बनाते हैं या फैमिली ट्री आपने देखे हैं, इस तरह की चीज़ें। या किसी चीज़ को, वाक़ियत को याद रखने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरह के लिंकिंग आप करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। और उन पॉइंट्स की मदद से आप उन चीज़ों को याद रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सिक्वेंसली उसको याद रख सकें, ठीक है। वो है कंसेप्ट मैप। डीएड में, बीएड के अंदर भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कंसेप्ट मैप का। क्या आप टीचिंग एड ऐसे इस्तेमाल करें जो बच्चे को छोटे छोटे नुकात से पूरे वाक़ये की, पूरे कंसेप्ट की उनको लर्निंग आसानी से हो सके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उसके लिए सही है, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, कि इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, ये कंसेप्ट मैप का अहम काम है। ओके, जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बांदुरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अल्बर्ट बांदुरा की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्लेइंग एन एसेंशियल शुड बी, प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रियोरिटी in school। B है मॉडलिंग इज ए प्रिंसिपल वे ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न। C है अनरिजॉल्व क्रिसिस कैन हार्म अ चिल्ड्रन। D है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट। अल्बर्ट बांदुरा के आपने थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग आपने देखे हैं, तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट उस थ्योरी से रिलेटेड है? सर बी, मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। जी, आपने देखे हैं कि अल्बर्ट बांदुरा ने अपनी जो लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी पेश की थी उसमें उसने मॉडल के बारे में, रोल मॉडल के बारे में बताया था कि एक समाज में जो कुछ भी होते हैं या जो शख्सियात बच्चे के सामने होते हैं हम उसे रोल मॉडल कहते हैं। तो उसी रोल मॉडल के वो प्रिंसिपल को, उन्हीं के रास्तों को चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो रोल मॉडल कोई भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, मेंटर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर एक अहम नुक्ता है जिसमें ये पेश किया गया है मॉडलिंग। तो बी आंसर उसका सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स
इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हमने देखे हैं। आसान जवाब है इसका भी, बताइए। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर हैं या फिर पर्टिकुलर टू जनरल हैं या एक्टिव कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हैं। मेथड इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग, ये तो है ही नहीं। जी बताइए, बहुत आसान जवाब है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं आता। सर बी ए है। ए या बी दोनों में से एक बताइए। बी सर ए। सही आंसर ए है, जिसमें हम डिडक्टिव के अंदर हम जनरल से स्पेसिफिक के अंदर जाते हैं और इंडक्टिव के अंदर हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, जी सर। चलिए डिडक्टिव के अंदर हमने देखे थे ऑफलाइन क्लास के अंदर भी। तो डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम रूल देते हैं बच्चों को या लॉ बताते हैं, उसके बाद एग्जांपल बताते हैं। इंडक्टिव के अंदर पहले हम एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद रूल बताते हैं। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव इन दोनों को भी आप याद रखें, इस्तखराई और इस्तखराजी तरीक़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट and use it, practice helps in reducing the errors committed by them. This idea was given by, बहुत आसान है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी जैन पैजेट, सी है वॉटसन और डी है वैगोट्स्की। बच्चे सीख रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ रीयूज़ प्रैक्टिस की वजह से उनके। सर थॉर्नडाइक। जी, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है थॉर्नडाइक, जिसमें उन्होंने ट्रायल और एरर का पेश किया था नजरिया, याद आया? जी सर, D.Ed में पढ़े थे। जी, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक सही आंसर है। और क्या याद रखना है आपको थॉर्नडाइक के बारे में, और क्या जानते हैं? सर वो बिल्ली का तजुर्बा उन्होंने किया था पिंजरे में। अच्छा, और क्या? इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, जिसमें अंदर उन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बताया था। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में कौन सी चीज़ें बताई थी? 3 चीज़ें बताई थी। आपके पास अगर नोट है तो आप लिख लीजिए। नंबर 1 प्रैक्टिकल, दूसरा है इफेक्टिव लर्निंग और तीसरा है रेडीनेस। ठीक है, कि लॉज ऑफ लर्निंग में बताए थे कि किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो लर्निंग फास्ट होती है। दूसरा है इफ़ेक्टिव, जब तक बच्चे के ऊपर कोई उस चीज़ का असर नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होती। और तीसरा है रेडीनेस, जब तक कोई तालिब इल्म के अंदर रेडीनेस नहीं है या कोई उसे रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, कोई मोटिव नहीं मिलता है, तब तक वो लर्निंग नहीं होती। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इसी के साथ उन्होंने लॉज ऑफ एक्सरसाइज भी बताए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी स्किल आपने सीखा है तो उसके 2 चीज़ें हैं, एक है यूज़ है और दूसरा है डिसयूज़। आपके अंदर कोई भी स्किल है, महारत है और वो लर्निंग के ज़रिए आपके अंदर आई है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किल बरकरार रहेगी। अगर आप उसे डिसयूज़ करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो स्किल आपके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे एक थ्योरीज़ हैं इनके भी एजुकेशन के अंदर, और इसीलिए इन तमाम थ्योरीज़ की वजह से, बड़े योगदान की वजह से थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जी ओके, तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के टाइप्स आपने पढ़े हैं, तो कौन सी स्किल हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं? 4 स्किल आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए मेमोराइजिंग,
बी है मोटर प्रोसेसिंग, सी है इन्विजेजिंग और डी है एम्फसाइजिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपने नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी हैं तो उसमें आपने गौर नहीं करना। जो चीज़ें आपने सुनी है, पढ़ी है, समझी है, वही उसका आंसर होगा। एम्फेथाइजिंग ये एक इमोशनल है, जो लोगों की हमदर्दी, लोगों के बारे में रहम, ठीक है, मुतासिर होना। एम्फेसाइज ये उसका सही आंसर है। इमोशनल इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन। सर ये पेपर आप जो मार्क करे वो आप ग्रुप पे भेज सकते हो, मार्क किए हुए। आंसर तो हमने बता दिए, आंसर के साथ या विदाउट आंसर? विदाउट, सॉरी विद आंसर। अगर हम इसको सेव करते हैं तो देखते हैं इंशाल्लाह। अगर ये पिछले आंसर अगर हमने रब नहीं किए हैं तो वो उसके अंदर होंगे, अगर विदाउट, ठीक है, हम देखते हैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। जी सर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेल्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट रिस्पॉन्स इज। ऐसी चीज़, इनर फोर्स हमारे अंदर की जो स्टिमुलेट करती है एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, ठीक है, और जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है रिस्पॉन्स के लिए, वो क्या चीज़ है? मोटिव है या परसेवरेंस है, सी इमोशन है या डी कमिटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 22। ऐसी चीज़ जो आपको किसी चीज़ के करने के लिए उभारती है, आपका बर्ताव रिस्पॉन्स के लिए तैयार होता है। ए है सर। जी, वो ए है सर। सही आंसर है आपका मोटिव, या उसे हम मोहर्रिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच टर्म इज ऑफन इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टर्म मोटिवेशन? मोटिवेशन के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए इंसेंटिव, बी है इमोशन, सी है नीड और डी है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। अच्छा, डी है सर। डी है इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ है, मोटिवेशन कब मिलता है हमें? इंस्पिरेशन के बाद मोटिवेशन मिलता है कि इमोशन से मिलता है, या इंसेंटिव है या नीड है? देखिए साइकोलॉजी के अंदर आपने जितने भी थ्योरीज हम पढ़े हैं, तो जब भी मोटिवेशन मिलता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने जितने भी देखे हैं, तो सबसे पहली जो इंस्पिरेशन है हकीकत में वो है नीड, ज़रूरत। जब तक इंसान को ज़रूरत नहीं होती तब तक वो किसी काम के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। तो सही आंसर नीड है। ओके, जी सर। दोबारा आए तो आप याद रखिए इसे, बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के अंदर रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश मोटिव्स डील्स विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग्स स्टेट टू ऑब्टेन पर्सनल गोल। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, 4 ऑप्शन भी हैं आपके सामने कि वो कौन सी चीज़ है, मोटिव डील है नीड के साथ, जो आपको सेटिस्फाइड फीलिंग देती हैं आपके मकासद को हासिल करने के लिए। ऑप्शन ए है इफ़ेक्टिव, बी है अफेक्टिव, सी है प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड और डी है सेफ्टी ओरिएंटेड। सर ए है। अच्छा, देखिए कि ये सवाल रिलेटेड हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी से, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने पेश किया था 3 चीज़ें जिसे हम याद रखते हैं। ऑफलाइन वालों को याद होगा, ब्लूम को हमने कैप पहनाए थे, कैप, जिसके अंदर 3 चीज़ें उन्होंने पेश किए थे। एक है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है फिज़िकल, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं
जो मोटिव से रिलेटेड हैं, जो उनकी ज़रूरतों की तकमील करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अफेक्टिव है। ओके, ब्लूम की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे जी सर। तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लर्निंग पॉजिटिवली। जी अब थोड़ा गेस लगाइए आप। ए है फियर ऑफ फेलियर, बी है कंपटीशन विद पीयर्स, सी है मीनिंगफुल एसोसिएशन, डी है प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। कौन सा फैक्टर सर है? जी मीनिंगफुल एसोसिएशन। जी, कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग के ऊपर अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली? फियर ऑफ फेल अगर रहा तो फिर वो कहाँ से पॉजिटिव अफेक्ट करेगा? कंपटीशन विथ फियर नॉट, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स नो। सही आंसर है मीनिंगफुल एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय conducting relevant and well designed tests as frequently as possible, B है presenting activities that reinforce traditional methods, C है providing a rich and varied environment, और D है focusing more individual activities in comparison to the collaboration। इसका भी जवाब आसान है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सपोर्ट करता है किस चीज़ को? अगर आप प्याजे आपके जहन में है तो सी सर। जी, सही ऑप्शन है उसका 26 का सी, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सपोर्ट करता है प्रोवाइडिंग रिच एंड वैराइड। जितने आप इन्वायरमेंट की किस्में बच्चों को देंगे, जितना आप चेंज माहौल करेंगे, जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप यूज़ करेंगे, उतनी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, बहुत आसान है, फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से है। बताइए आंसर। ए है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, और डी है बोथ क्वांटिटेटिव का के दो चीज़ें उसके अंदर हमने बताए थे। एक है फर्स्ट, पहली मर्तबा क्लास इसी पर हुई थी, ग्रोथ जो रिकॉर्डेड नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है जी। अगर आपने पढ़ा है तो ग्रोथ के अंदर हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ के अंदर जो हम फिजिकल में वेट है, हाइट है, उन चीज़ों को हम शुमार करते हैं ग्रोथ के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्रोथ एक टिल मैच्योरिटी तक चलता है ग्रोथ। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन भी हमने देखे थे, जबकि डेवलपमेंट टिल डेथ होता है। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने देखे थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है? सिर्फ क्वांटिटेटिव है? नहीं। सिर्फ क्वालिटेटिव है? नहीं। इमेजरेबल है? नहीं, बल्कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सही आंसर है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बहुत आसान और कॉमन क्वेश्चन है डेवलपमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ओके जी सर। चलिए नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन हैं। द नेचर टर्चर डिबेट्स रेफर टू। जी, जब भी आपको नेचर टर्चर नज़र आए तो आप क्या करेंगे? जब भी आपको याद रखिए नेचर और नर्चर दोनों नज़र आएंगे, तब आप याद रखिए कि नेचर और नर्चर ये रिलेटेड हैं डेवलपमेंट से। ठीक है, नेचर क्या है? ग्रोथ है, और नर्चर क्या है? डेवलपमेंट है। तो जब भी दोनों एक साथ नज़र आए आपको, तो आप समझ जाएं कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। अब आपको डेवलपमेंट अगर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझे हैं तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। वही है, डेवलपमेंट क्या है? जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट है, बिहेवियर और इन्वायरमेंट है, या इन्वायरमेंट और बायोलॉजी है, या इन्वायरमेंट और सर। जी, सही आंसर है उसका ए, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। जेनेटिक जो रेफर हुआ है वो हेरिडिटी से है। ठीक है, हेरिडिटी, और हम जानते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर क्या बनता है?
डेवलपमेंट। समझ में आया? समझ में आया मैडम? आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? जी बताइए। सोशलाइजेशन की पॉजिटिव एजेंसी कौन सी है? हेल्थ क्लब है, फैमिली है, इको क्लब है, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी है? पॉजिटिव एजेंसी उसे कहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट या फर्द डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, स्टूडेंट या कोई भी इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हेल्थ क्लब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, फैमिली के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें कलेक्टिव ह्यूमन बींग्स होंगे। इको क्लब में भी कलेक्टिव ह्यूमन बींग्स होंगे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में जो इंसान का है या स्टूडेंट का है वो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर होगा, जिसमें वो रास्त तजुर्बात हासिल करेगा। ओके, तो 29 का डी सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही देंगे। इन वाइगोट्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निगलेक्टेड? वाइगोट्स्की की थ्योरी अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें से कौन सा एस्पेक्ट निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है? ऑप्शन ए है सोशल, बी है कल्चरल, सी है बायोलॉजिकल, और डी है लिंग्विस्टिक। बायोलॉजिकल। जी सही आंसर है आपका। वाइगोट्स्की की अगर थ्योरी आपने पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि वाइगोट्स्की ने 3 चीज़ों पर जोर दिया था, SCL। एस क्या है? सोशल, और सी है कल्चरल, और एल है लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज। ओके, किस चीज़ को इग्नोर किया? वो बायोलॉजिकल है। सी सही आंसर है। समझ में आया? जी सर। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप चैप्टर वाइज भी स्टडी करें। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे देखने में आ रही हैं कि कुछ चीज़ें चैप्टर में पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, और वो थ्योरीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, लर्निंग थ्योरीज़, उस पर भी आप नज़र डालिए, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अभी आपके पास बहुत वक्त है, प्रीवियस पूरे पेपर्स आपको करने हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी आपको स्टडी करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हर मुमकिन आपको कोऑपरेट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया आज का सेशन? जी सर। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। ये जो वीडियोस हैं हम सर आप ये ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। जी मैं PDF देता हूँ आपको, और साथ ही साथ आपके जो कलीग्स हैं जो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान, और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।